हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन पार्ट 3 के बारे में। आज हम मेंस्ट्रुएशन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन पार्ट 3 में मेरा जो टॉपिक है आज का वो है व्रत, यानी सर्किल। कौन सा है? व्रत। तो आज हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। मैंने आपको पहले बताया, अभी मैं सब टॉपिक के फॉर्मूलाज कराऊंगा, ठीक है भैया। उसके बाद में सभी क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं उसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, किसी भी पेपर में जैसे एनटीपीसी, यूपीएसआई है, जो यूपीएसआई किसी का एसएससी आने वाला हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, कोई सा भी हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से भाई एग्जाम में आना निश्चित ही नहीं, 200% श्योर है। 200% बोलने का मतलब है। तो आज हम बात कर रहे हैं सर्किल की। सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन के बारे में जानें। सर्किल होता क्या है? सबको जानते हैं कि अगर एक मैंने गोला खींच दिया तो ये है सर्किल, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट रहता है जो इसके बिल्कुल बिंदु के बीच में रहता है, जिसको कहते हैं हम केंद्र। तो इसके बारे में एक बात हम थोड़ा जान लेते हैं कि किसी बिंदु से, ध्यान देना, किसी बिंदु से किसी निश्चित रेखा, उसको मैंने मान लिया आर, जिसको कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आर, बोले तो त्रिज्या। हमारा कैसे बनता है वृत्त, उसके बारे में जानेंगे। किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी r, जिसको त्रिज्या कहते हैं, उस पर स्थित सभी बिंदु, ध्यान देना, उस पर स्थित सभी बिंदु को मिलाने वाली लाइन को वृत्त कहते हैं। इसका मतलब, यदि इस बिंदुओं को मैं मिला दूं, इन बिंदुओं को मैं मिला दूं, तो ये जो मेरी लाइन बनेगी इसको मैं वृत्त कहता हूं। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा गोल नहीं बना, फिर भी बना देता हूं, गोल बन गया भाई। इसका मतलब क्या है? इस बिंदु का, यानी इस बिंदु से जो भी मैं लाइन खींचूंगा, जहां पर भी इस लाइन तक जो मैंने मिलाई है, ये टोटल मेरी त्रिज्या आर कहलाई जाएगी, टोटल त्रिज्या आर। अब पॉइंट करते हैं कुछ बातों को। ये होता है मेरा क्या? केंद्र। ये क्या होता है? केंद्र। इसको कहता हूं मैं केंद्र। केंद्र, ठीक है। सेंट्रोइड या सेंटर। अब ये जो आर है, ये मैंने आपको बता दी क्या होती है, त्रिज्या। लेकिन ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, जिसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। कोई कोई कहता है सरकमफेरेंस, तो हम हिंदी में लिखेंगे इसको परिधि। अभी बताते हैं परिधि कभी निकाली जाए तो कैसे निकालते हैं, त्रिज्या निकाली जाए तो कैसे निकालते हैं। तो इसमें मोस्टली मेरे 3 पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला बनता है, मैंने त्रिभुज में आपको बताया था परिमाप, चतुर्भुज में बताया था परिमाप, लेकिन इसमें वो परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। तो इसको भी हम कभी कभी परिधि नाम दे देते हैं और कभी कभी कह देते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। तो वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे। नंबर 2 इसमें पूछा जाता है एरिया, क्षेत्रफल, एरिया। वृत्त का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे। तो ये हमारी आपकी 2 चीज हैं। और अभी एक तीसरी चीज और, अभी मैंने बताया था आर होती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? आर। उसी त्रिज्या से हम निकाल सकते हैं व्यास। क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है वो हम आपको बताएंगे अभी। त्रिज्या और व्यास, ठीक है। त्रिज्या होती है मेरी आर और व्यास होता है डी, डायमीटर कहते हैं जिसको। तो हम जान लेते हैं अभी इसके बारे में। तो त्रिज्या बराबर आर, डायमीटर बराबर डी। यदि डायमीटर को मैं 2 से भाग कर दूं तो त्रिज्या मेरे निकल जाती है, ठीक है भाई। डायमीटर को 2 से भाग कर दूं तो त्रिज्या निकल जाती है। इसका मतलब, ये अगर मेरा एक सर्किल है और यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र से होकर जा रही है, अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यानी 2 आर को मिला के एक डी बनती है। समझ में आया? 2 आर को मिलाकर। अब जानते हैं परिमाप। परिधि और परिमाप एक होता है। तो परिधि और परिमाप होता है 2 पाई आर। तो क्या होता है? 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। और क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और अब ये पाई क्या बोला है? पाई का वैल्यू कहीं कहीं मेरा 22/7 होता है और कहीं कहीं पाई का वैल्यू मेरा 3.14 होता है। बेसिकली मैं एरिया वाले फॉर्मूले में 22/7 यूज करूंगा, 3.14 नहीं करूंगा। अगर दिया है क्वेश्चन में तो 3.14 यूज करूंगा कि पाई का मान, ये आप मान लीजिए। समझ में आया होगा? उम्मीद है आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा भाई, बिल्कुल बेझिझक आप टाइप कर दीजिएगा। उसके लिए मैं बैठा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, मैं सब देखने वाला हूँ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, इसमें क्या आता है? अर्धवृत्त। क्या आता है? अर्धवृत्त। मेरा भाई अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त के बारे में पढ़ते हैं हम जरा थोड़ा सा। यानी कोई वृत्त जिसको मैंने क्या कर दिया, आधा, यानी ये वाला पोर्शन, इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अब ले लेते हैं अर्धवृत्त की थोड़ी जानकारी थोड़ी सी।
यानी ये में अर्धविरत है, ध्यान देना, ए अर्धविरत। अभी आपको सारी थोड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो तो आर ही रहेगी भाई, बिल्कुल। और ये भी आर रहेगी, ये भी आर रहेगी, ये भी आर रहेगी। मैंने आपको बता दिया केंद्र से परिधि तक जो भी मैं दूरी खींचता हूँ वो आर ही होती है। केंद्र से परिधि तक जो भी दूरी खींचता हूँ वो क्या होती है, आर होती है। तो हम एक अर्धवृत्त और बना लेते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ से यहाँ तक आर बना लिया, बहुत अच्छे। अब वही वाली बात, सबसे पहली बात इसमें पूछा जाता है परिधि, परिधि या परिमाप। भाई राइटिंग पर मत जाना, मैं ऐसी हूँ बस, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गलत है। और फिर आता एरिया, ठीक है, एरिया, एरिया। हम बात करेंगे परिधि और परिमाप की। भाई परिधि क्या होती है आपको मैं पहले ही बताया था, फिर एक बार बताता हूँ। देखो परिधि होती है, इस बिंदु से मैं चला, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पर आ गया, ये परिधि। जितनी दूरी मैंने एक पॉइंट से लेकर वापस वहीं आने में चली है वो परिधि होती है। तो टोटल मैं जानता हूँ परिधि जो होती है, अगर मैं इस पोर्शन की परिधि लूंगा, इस पोर्शन की परिधि लूंगा, तो ये होती है, अभी मेरी थी 2 पाई आर थी टोटल की, लेकिन बटे 2 कर दो यानी पाई आर बची, ठीक है। लेकिन अब इसमें ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चली है वो ये आर और ये आर, यानी 2 आर चली है इसने, प्लस 2r। तो ये जो परिधि होगी इसकी होगी r प्लस r बाहर ले लिया मैंने और पाई प्लस 2, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा या इसको ऐसे लिखूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी एक बार और समझाऊंगा इसको। सबसे पहले एरिया देख लेते हैं। टोटल एरिया होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब आधा वृत्त है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। नोट कर लीजिएगा इस बात को भाई, क्वेश्चन कराऊंगा बहुत लाजवाब और बहुत शॉर्ट ट्रिक में कराऊंगा आपको, लेकिन ये चीज याद होनी आपको बेहद जरूरी है। तो अब हम आपको थोड़ा सा ज्ञान बांट देते हैं, वो ज्ञान क्या है जरा देखेंगे। भाई एक मेरा वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के मैंने 4 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4। अब देखो खेल कहां से शुरू होगा, मैं अभी नंबर 1 लेके चल रहा हूं, बस नंबर 1। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्वार्टर। क्या कहते हैं, क्वार्टर। यानी बहुत, एक का क्वार्टर माने होता है 1/4, यानी 4 भागों में से एक की बात कर रहे हैं। और इसकी नंबर 1 क्या पूछी जाती है, अगर मैं इसकी परिधि पूछूं, क्या पूछूं, परिधि, ध्यान देना। और इसका एरिया तो आप निकाल लोगे पाई/4, यानी एरिया अगर मैं इसका निकाल दूं, एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है भैया, यानी पूरे में से 4 मैंने कर दिया। लेकिन परिधि की बात करता हूं, अब जरा गौर देना परिधि हम कैसे निकालते हैं। परिधि का मतलब है जहां से चले वहीं पर आ गए, यहाँ से चले और ऐसे घूम के ऐसे आ गए। भाई देखो ये वाली तो मेरी आर है और ये वाली भी आर है, और लेकिन ये जो है ये है मेरा 2 पाई आर का, ध्यान देना 2 पाई आर का जो एक टोटल सर्किल होता है 2 पाई आर। तो मैंने इसके कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, यानी 2 पाई आर का 1/4 हिस्सा है, 1/4। तो 2 से ये 2 कट गया, प्लस परिधि में अभी 2r और ऐड हो जाएगा। हाँ जी नहीं जी। अब देखो मैंने r को कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, लेकिन पाई प्लस 2 बचा ना, नहीं मैं गलती कर, पाई/2 प्लस 2, पाई/2 प्लस 2। अब पाई की वैल्यू रखते हैं हम 22/7, 22/7। r कॉमन ले लिया तो यहाँ रखेंगे 22/7 और नीचे गुणा में 2 है और प्लस का 2 चल रहा है। अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो कितने बार, 11 बार। तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम, बाहर मेरा r चल रहा है, एलसीएम लिया मैंने 7, ठीक है जी। तो 11 एक कम 11, 7 दूनी 14, 11 और 14 कितने होते हैं भाई, जल्दी बताओ, 35, नहीं सॉरी 25। तो यहाँ से आया 25/7r। तो ये आपको याद रखना है परिधि का फॉर्मूला डायरेक्ट। जब भी आपको क्वार्टर की परिधि पूछी जाए तो आप लिखेंगे 25/7r। इस पे क्वेश्चन आपको दूंगा और जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन देने वाला 25/7। अब बात करते हैं हम दो हिस्से की। दो हिस्से की तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। दो हिस्से ले लेते हैं हम इसको, कि ये वाले दो हिस्से ले लिए मैंने भाई, 1 और 2, ठीक है। सबसे पहले एरिया तो आप निकाल लोगे, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं परिधि की, किसकी, परिधि पर समझना जरा, बस आपको वो लास्ट वाला मोमेंट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सॉल्व करने के बाद। तो इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर का क्या सीधा सीधा आधा हो गया, प्लस 2r और जुड़ रहे हैं 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं पाई की, तो r मैंने कॉमन ले लिया, 22/7 प्लस के इधर 2 बचे, तो यहाँ जो आने वाला है वो आने वाला है क्या, r मैंने कॉमन ले लिया 22, तो 7 नीचे एलसीएम ले लिया और 22 से कम 22, 7 दूनी 14 यानी 36। तो
ये अब आपको याद रखना है कि 36r/7 अर्धवृत्त की परिधि होती है। अब 36r/7 याद रखना आपको अर्धवृत्त की परिधि होती है भाई हमेशा। अब बात करते हैं तीसरा पार्ट की। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है ये एक गोला है, ठीक है, और इसमें मैंने 4 पार्ट किए। इसमें मैंने कितने पार्ट किए? 4 पार्ट किए। लेकिन अब इस 4 पार्ट में से आपको 3 पार्ट कट करने हैं। वो कौन से पार्ट कट करने हैं देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये और ये और ये एक पार्ट कट कर दिया, 3 पार्ट आ गए। अब इस 3 पार्ट की सबसे पहले परिधि क्या लेता हूँ? परिधि यानी पी कहते हैं, पेरीमीटर। देखो 2πr टोटल की थी और इसका मैंने अब 3 भाग लिए, कितने में से? 4 में से। बहुत अच्छे। और प्लस 2r तो चलेगा ये वाला 2r। हाँ जी या नहीं जी? बिल्कुल आप जानते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छे लोग हैं आप, समझदार हैं। तो ये वाला 2r की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब 2 से कितने बार कट गया? 2 बार। r मैंने फिर कॉमन लिया, r कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई 3π यानी 3 गुणा पाई का मान 22/2 और नीचे 7 है, ठीक है, और प्लस में यहाँ आएगा 2। अब देखो 2 से मैं इसको क्या बार काटूं? 11 बार। 11 3 33, तो एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, ध्यान देना, एलसीएम लिया मैंने फिर से 7, तो 11 3 33 तो इधर आया और 7 दूनी 14 इधर आया। तो 33 और 14 कितने होते हैं भाई? जल्दी बताओ। 47/7r। तो अगर आपको 3, ध्यान देना, अगर आपको ये 3 अर्धवृत्त में से 3 पार्ट दिखा दिए, पूरे वृत्त में से 3 पार्ट दिखा दिए जाएं, तो हम इसको कहेंगे 47r/7 इसका परिधि होता है, पेरीमीटर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने की बहुत जरूरत है। तो 3 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं जिसमें हम काम करने वाले थे। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, ये वाला, एक ये वाला है जो, या इस पे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको आने वाले टाइम में भी जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, और अभी भी, ठीक है, एक ये वाला है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी सभी लोगों को, सभी भक्तजनों को समझ में आ गया होगा। तो इसका एरिया और बता देता हूँ भाई मैं। इसका एरिया होगा, एरिया πr² गुणा 3/4 यानी 4 में से 3 पार्ट रही है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अब आते हैं हम त्रिज्याखंड पे। त्रिज्याखंड, व्हाट इज बवाल? त्रिज्याखंड क्या बवाल है वो हम जरा जानेंगे। त्रिज्याखंड क्या होता है? जब मैंने, ध्यान देना, जब मैंने कोई वृत्त खींचा, कोई वृत्त है, इसके केंद्र से एक r त्रिज्या और ये त्रिज्या ये मैंने मिला दी, तो ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। तो O से ये A और B है, A और B है, और यहाँ से जो मेरी, इसको कहते हैं चाप, याद रखना, इसको कहते हैं चाप। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है इसको कहते हैं चाप। मैंने L मान लिया। क्या कहते हैं? L है यहाँ पर चाप, ठीक है। और ये भी त्रिज्या r है और ये भी त्रिज्या r है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चाप कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है कि चाप की लंबाई ज्ञात करो, यानी चाप की लंबाई क्या? AB, और AB को L कह रहा हूँ और L ही मेरा चाप है। तो ऐसा नहीं कि चाप की लंबाई AB है, और इसकी वैल्यू जो होती है मैं इसको बता देता हूँ, ये होता है 2πr, और गुणा, अगर ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा आपको दिया हुआ है, तो लगाएंगे थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है, 360 डिग्री, याद रखना भाई इस बात को। नंबर 2 इसमें पूछा जाता है इसका एरिया, त्रिज्याखंड का एरिया, यानी AOB का एरिया। तो वो क्या होता है एरिया, हम आपको अभी बता देते हैं। ध्यान देना, कलर चेंज कर ले थोड़ा, समझ में आएगा। इसका एरिया होता है 1/2 गुणा चाप, यानी चाप की वैल्यू क्या है? AB या L भी लिख सकता हूँ, और गुणा r जो मेरी त्रिज्या है। तो ये इसका एरिया होता है। समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे ये कभी कभी याद ना रहे, तो इसका कभी कभी हमारा r ना देकर थीटा दे देता है, तो उसका होता है पाई r, चाप ना देके, सॉरी ये वाला चाप ना देके AB, तो थीटा दे देता है, उसके लिए लिखता हूँ πr² गुणा थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो ये दोनों इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के एग्जाम में ये जरूर आते हैं। RRB NTPC में मिल सकता है आपको, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, क्योंकि भाई एग्जाम का किसी को पता नहीं होता कि क्या होता क्या नहीं होता। तो ये इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपको याद रखना है। और नंबर 3 पूछा जाता है परिमाप। नंबर 3 क्या पूछा जाता है? परिमाप, पेरीमीटर। वो क्या होता है भाई? देखो पेरीमीटर इसका, यानी यहाँ से चला, यहाँ चला, फिर ये चला, तो पेरीमीटर सीधा हो गया L प्लस 2 बार R जुड़ गया, बस ये तो पेरीमीटर है, सिंपल। अब आते हैं वलयाकार रास्ते पर। वलयाकार रास्ता या वलय, भाई वलयाकार रास्ता क्या होता है? वृत्ताकार। एक
गोलाकार मैदान है जिस पर अभी आप लोग कुछ लोग यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों को पता है फिजिकली मारना बहुत जरूरी होता है और वो सर्किल में रेस मारते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार का होता है कि आपको इससे ध्यान देना, आपको इससे तो बाहर बाहर दौड़ना, लेकिन इसके अंदर अंदर दौड़ना, बाहर कहीं भी दौड़। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको ही हम कहते हैं वलयाकार रास्ता। क्या कहते हैं? वलयाकार रास्ता। अब वलयाकार रास्ते की हम कभी कभी क्षेत्रफल पूछने को आ जाता है, वो क्या होता है क्षेत्रफल, हम जरा थोड़ा सा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस फॉर्मूला बेस जानेंगे वो क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक की जो है इसको स्मॉल आर। यानी कैपिटल आर क्या है? बाहर वाले गोले की त्रिज्या, यानी बाह्य त्रिज्या कह सकते हैं, बाह्य त्रिज्या। और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर कहते हैं हम क्या? आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसमें नंबर 1 पूछा जाता है एरिया। बताइए एरिया, एरिया क्या होता है? किसका एरिया? इस वलयाकार रास्ते का। ये जो मैंने डैश किया, डैश डैश किया है, इसका जो एरिया होता है वो होता है वलयाकार रास्ते का पाई, पाई है पाई, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है भाई साहब। और नंबर 2 इससे पूछा था पेरीमीटर परिमाप, आप बताइए क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है बेसिकली। यहाँ पे अब दोनों आर जुड़ जाएंगे, बड़ा आर और प्लस छोटा आर, तो ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है भाई। ये दो फॉर्मूले इससे बनते हैं और कुछ भी नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बहुभुज की। व्हाट इज बहुभुज? सबसे पहले हम जानते हैं बहुभुज क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी बहुत सारी भुजा हो, यानी एन भुजा। क्या हो? एन भुजाएं हो। हमें पता नहीं एन का मान क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं क्या होगा। लेकिन बहुभुज एक ऐसी आकृति है जिसकी हमारी कई सारी आकृति है, जिसका भुजाएं होती है, जिसका हमें नहीं पता होता। अब इसके बारे में 3 4 5 6 7 बहुत सारे पॉइंट हैं, वो क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले जाता है, पूछा जाता है कि एक्सटर्नल, ई लिखता हूं मैं, एक्सटर्नल कोणों का योग, यानी बाह्य कोणों का योग। अब बाह्य और आंतरिक क्या होता है वो भी बताता हूं। देखो मैंने एक आकृति बना दी, ए दिस दैट, ये पंचभुज है, हमें पता है पंचभुज है क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। लेकिन बाह्य जो कोण होंगे वो क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो हम आपके दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो कोण होंगे ये बाह्य कोण होंगे, ये कोण क्या होंगे? बाह्य कोण होंगे, हमेशा याद रखना। ये कोण क्या होगा? बाह्य। आंतरिक कोण ऑलवेज एंड ऑलवेज 300, जो बाह्य कोण होते हैं वो ऑलवेज और ऑलवेज जहां तक जाना जाता है वो 360 होता है। लेकिन आंतरिक कोण डिपेंड करते हैं भुजाओं पर, उसकी कितनी भुजाएं हैं, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। अब हम जरा जानते हैं थोड़े से इसके बारे में। ठीक है, और आंतरिक कोण क्या होंगे? ये मेरे आंतरिक कोण होंगे। ठीक है भाई, ये आंतरिक कोण होंगे। तो यहाँ बाह्य कोण हो गए, हमेशा बाह्य कोणों का योग 360 ऑलवेज। बाह्य कोणों का योग होगा हमेशा 360 डिग्री होगा। यानी कभी कभी बाह्य कोण ये भी हो जाते हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन आंतरिक कोणों का योग हम जानते हैं, आंतरिक कोण होते हैं इनिशियल, ठीक है, इंटरनल, इंटरनल कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग, उसका फॉर्मूला है, उसको हम याद रखेंगे। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि लिखेंगे n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। जैसे इस पे प्रूफ करते हैं। n भुजाओं की संख्या, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का 180 होता है, तो लिख लेते हैं 3 - 2 इंटू 180, यानी 3 में से 2 का 1 बचा 180। तो आया आंसर? नहीं आया? बिल्कुल सही। अब एक और लिखते हैं चतुर्भुज के लिए, 4 - 2 इंटू 180, यानी कितना हो गया? 4 - 2 गए 2, और 180 की 2 से गुणा करेंगे कितना है? 360। और हम जानते हैं तीनों कोणों के आंतरिक, सॉरी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के योग 360 ही होता है। और नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने ये बनाया, देखो ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, ये मेरा क्या होता है? बाह्य कोण। ये होता है हमेशा बाह्य कोण, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये होता है बाह्य कोण। ठीक है, अगर मैं लाइन खींचना चाहूं तो ये भी मेरा बाह्य कोण होगा, और इधर से जाऊंगा तो ये मेरा बाह्य कोण होगा। ठीक है, ये बाह्य कोण, और लाइन कहाँ खींच गई? एक सेकंड दोस्तों, मेरी क्लास जरा गड़बड़ कर रही है। यस, ठीक है दोस्तों। तो और दूसरी बात,
इस दोस्तों दूसरी बात, बाह्य और आंतरिक कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये होते हैं, इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। दोनों का योग क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों, दोनों का योग होता है 180। इंटीरियर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 होगा, आंतरिक और बाह्य कोणों का योग। लेकिन आपको एक और बात बता दें, हमारा पूछा प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण नंबर 4, प्रत्येक हमें पता नहीं क्या होता है, लेकिन बाह्य कोण तो 360 होता है। प्रत्येक आंतरिक अंदर वाला कोण का फॉर्मूला है बराबर क्या होता है, बता देते हैं आपको। फॉर्मूला होता है n -2 और डिवाइडेड बाई n इंटू 180। याद रखना दोस्तों। नंबर 5 आपसे क्या पूछा जाएगा वो आपको बताते हैं भाई साहब। नंबर 5 पूछा जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, बाहर वाला बाह्य कोण 360 होते हैं टोटल, और अगर 360 को भाग कर दूं मैं किससे, भुजाओं से, n से, तो मेरा प्रत्येक बाह्य कोण डिग्री में आ जाएगा। नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, वो है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो, ये पूछा जाता है। विकर्णों की संख्या, अब विकर्ण आपको बताते हैं क्या होता है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था विकर्ण क्या होता है। विकर्णों की संख्या, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n भुजाओं की संख्या है। याद रखना विकर्ण क्या होता, ये मैंने पंचभुज ही बनाया। देखो ये इस वाले, अगर सॉरी इस वाले शीर्ष की बात करूं, बंद कर, चेंज कर लेते हैं कलर, समझ में आएगा। अगर मैं इस वाले शीर्ष की बात करूं, इस शीर्ष की, तो इसके आसपास वाला, एक तो ये वाला और एक वाला, इन्हें छोड़कर जो भी मेरी लाइन दूसरे बिंदुओं से मिलते हैं ये विकर्ण कहलाती हैं। अब इसकी अगर बात करूंगा, ठीक है भाई, अगर मैं इस दूसरे वाले बिंदु की बात करूंगा तो बात कर लेते हैं जरा, नहीं ये थोड़ा कलर गलत हो गया। देखो इसकी अगर मैं बात करूंगा इस वाले बिंदु की, तो इस बार ये वाला और ये वाला छोड़ना भी जाए, तो आप इस पे मिलाएंगे और इस पे मिलाएंगे जाके, तो इस प्रकार से जो मिलते हैं उन्हें विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और विकर्णों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। नंबर आपसे पूछा जाता है 7 कि आप परिमाप बताओ पेरीमीटर। यह पेरीमीटर होता है जितनी भुजा है, ये समभुज है यानी सारी समान भुजाएंगी, भुजा की लंबाई कितनी, n भुजा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है। एरिया अब हम आपको बताएंगे कि किसका एरिया क्या होता है, ये बहुभुज है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, अब आंतरिक कोण और बाह्य कोण की बात करेंगे, ठीक है भैया। भुजाओं की संख्या, देखो त्रिभुज है, आप बताइए त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, जरा जल्दी बताइए। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या लिख रहा हूं मैं 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6, अष्टभुज में 8, नवभुज में 9, दशभुज में 10। आपको सिंपल बता रहा हूं, त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कब, जब त्रिभुज सारी भुजा समान हो, त्रिभुज की सारी भुजा क्या हो, समान हो। त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, और बाह्य कोण, क्योंकि 180 में से 60 निकाल दे कितने बचे, 120, बहुत अच्छे। चतुर्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है, और 360 हो गया, और जब 90 का बाहर का है तो अंदर का भी कितना होगा, 90 का, क्योंकि चतुर्भुज की आकृति जे होती है। पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 108 डिग्री का होता है, ये याद रख लेना भाई। और प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का बचा, क्योंकि दोनों का योग 180 आना चाहिए। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, सभी का। अब बात करते हैं पंचभुज। पंचभुज का प्रत्येक, पंचभुज का तो 108 बता दिया मैंने। षष्ठभुज, षष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है, और बचा कितना लास्ट में, 60 डिग्री है, आप जानते हो। अष्टभुज की बात करते हैं। अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री होता है, और भाई 180 में जब 135 गए तो जल्दी से बताएंगे 45, ये तो आप जान गए। ये आपको याद रखना, लगाएंगे क्वेश्चन में आएगा कि षष्ठभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बताओ, तुरंत याद है मेरे। जय माता दी, जोर से बोलो, ठीक है भाई। नौभुज, जिसकी नौ भुजा बराबर बराबर हो, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 140 होता है, बाहर का कितना बचा, 40। 10 भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 होता है, बाहर कितना बचा, 36। बताइए समझ में आया, ये नहीं आया, ये चीज आपको अलग मिली है और ये आपको याद रखनी है, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
हम षष्ठभुज की बात करें, षष्ठभुज यानी समान 6 भुजा वाला एक तत्व जिसकी भुजा समान लंबाई की हो, ये षष्ठभुज कहलाता जाता है। यानी अगर मैं इसका यहाँ केंद्र मानूं, यहाँ केंद्र मान लिया मैंने, और इस केंद्र से मैंने कई लाइन खींच दी जो कि बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ से ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है भैया, ये सारी बराबर हैं। समझ में बात आ रही है षष्ठभुज की? तो इसकी एक भुजा की मैंने एक मान ली लंबाई a, तो षष्ठभुज कहलाता है कि ऐसा आकृति जिसकी सारी भुजा समान हो और 6 आकृति हो, 6 भुजा वाला हो। तो इसका एरिया जो होगा, ध्यान देना भाई, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये भी मेरा बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया क्षेत्रफल, वो आएगा 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा a है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। हाँ जी, नहीं जी, तो इसका फॉर्मूला बन गया √3/2a²। ये इसका समषष्ठभुज का फॉर्मूला बन गया। कौन से का? समषष्ठभुज, जिसकी भुजा समान हो उसको समषष्ठभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल बढ़िया। नंबर 2 पे आपको पता है क्या पूछा जाता है? परिमाप। परिमाप क्या होगा नंबर 2 पे? पेरीमीटर, कि a एक भुजा है और ऐसी ऐसी 6 भुजाएं हैं, तो 6 से हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर जब एक वो बना दूं वृत्त, ध्यान देना, इसके अंदर एक वृत्त बना दूं, बना देते हैं भाई, ध्यान के देना, बना देते हैं। इसके अंदर एक मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है, वृत्त बना दिया जो सभी भुजाओं को छू के जाता है, ठीक है भैया। और इसकी एक त्रिज्या है r, इसकी एक त्रिज्या है r, स्मॉल r। तो यहाँ पूछा जाता है आंतरिक त्रिज्या, वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, यानी आंतरिक ई का आंतरिक त्रिज्या r, स्मॉल r, और वो होगी √3/2a। याद रखना, √3/2 इंटू a, ये याद रखना मेरे भाई। नंबर 2, नंबर 4 नेक्स्ट, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, कैपिटल आर कहते हैं जिसको, और कैपिटल आर होगी ओनली ए। कैपिटल आर क्या होगी? ए। ये आपको याद रखना है मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन नहीं मेरे भाई। ये आपको 4 पॉइंट में बताया हूं। अब चलते हैं हम अष्टभुज पर, 8 भुजा वाला, लेकिन कैसा? सम अष्टभुज, जिसकी सारी भुजा 8 समान हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सम अष्टभुज बन गया। नंबर 1 क्या पूछा जाता है इससे? नंबर 1 इससे पूछा जाता है परिमाप, पेरीमीटर। तो वो क्या होगा? जिसकी भुजा समान हो, मैंने माना ए भुजाएं सारी, तो ए 8 भुजा को ए से गुणा कर दो, परिमाप आ गया। नंबर 2 पूछा जाता है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है, हमेशा याद रखना, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, √2 ब्रैकेट के अंदर, सॉरी 2 अंडर रूट ब्रैकेट के 2 + 1 और भुजा की इसमें गुणा कर देंगे। यही हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक, इससे ज्यादा आपको आफत नहीं मचानी है। जैसे एक इस पर आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, हालांकि आगे आ सकता है, कि एक सम अष्टभुज की भुजा a बराबर 5 दिया है, तो उसका एरिया क्षेत्रफल बताओ। अब अष्टभुज की भुजा का एरिया का क्षेत्रफल, यार एरिया निकालना हमको। कोई बच्चा इसमें गड़बड़ मार जाएगा कि भैया मेरे को तो अष्टभुज का पता भी ना है, कैसे निकालें? भाई तुम्हें ये तो याद रखना है, 2 + 1 √2 + 1 और भुजा इसकी गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 10 √2 + 1। ऑप्शन देख लो, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना ये आ जाएगा 10 √2 + के 10, ये भी ऑप्शन में होएगा आपके। तो भाई कुछ भी हो सकता है, यही तो मेरे सिंपल सा फंडा है। सॉरी मैं गलत कर गया भाई, नहीं, ये भुजा का स्क्वायर है। हाँ, भुजा का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25, 5 × 50, तो या तो ये 50 रूट तो होगा, या क्या होगा, यहाँ 50 होगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। एक बात है, तारा सितारा। तारा क्या होता है भाई? तारे हमारे कई प्रकार के आते हैं, देखो कैसे। एक शक्तिमान वाला तारा, तारा नंबर 1, जिसकी 5 पॉइंट है, 5 शीर्ष हैं, A B C D E। अब इसमें बताते हैं। एक आता है 6 शीर्ष वाला। कितने शीर्ष वाला? 6 शीर्ष वाला। वो कैसे बनता है? वो भी ये शक्तिमान का था, तो ये शक्तिमान का है। ये भी A B C D E F। अब बात आती है भाई, पता नहीं 5 है, 6 है, 7 है, 8, कितने भी हमारे शीर्ष हो सकते हैं, तो हम बना लेते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 बना लिया मैंने ये भाई। कुछ भी हो सकता है यार, ऐसे ही बनता है मेरे से तो। अब इसके बारे में बात करते हैं। इससे एक चीज पूछी जाती है कि भाई है जो त्रिभुज हैं, जितने भी त्रिभुज हैं उनकी जो संख्या अगर n है तो त्रिभुज यहाँ से मैंने देखा कितने त्रिभुज, यहाँ पर 5 यानी n माना, यहाँ पर कितने n बराबर 6 और यहाँ पर n बराबर 8 क्योंकि मैंने गिन लिया, यानी n बराबर त्रिभुजों की संख्या, n बराबर त्रिभुजों की संख्या, ये याद रखना। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे संख्या, ठीक है भैया। तो अब इससे पूछा जाता है बाह्य कोणों का योग। क्या पूछा जाता है? बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग। वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं n-4 इंटू 180, n-4 इंटू 180, n-4 इंटू 180, ये हमेशा याद रखना भाई, n-4 इंटू 180। अब आपको पता है जब इसमें n बराबर 4 होगा तो n बराबर 4 रख देंगे, n बराबर 5 होगा तो n बराबर 5 रख देंगे, क्योंकि कोई भी तारा, ध्यान देना, कोई भी तारा 4 से नहीं बनेगा, 5 से ही स्टार्ट होगा। अगर 4 से रखेंगे तो 0 आ जाएगा, उसका बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा? 0। तो हमेशा 5 से, n स्टार्ट 5 से ही होता है, ये आपको याद रखने की बात है, ठीक है भैया। अब मैं इससे यही पूछ जाता है, कुछ नहीं, n बराबर अगर 5 है तो n बराबर 5 है तो लिखेंगे हमारा जो बाह्य कोणों का योग क्या आ गया? 180 आ गया। n बराबर 6 है तो बाह्य कोणों का योग कितना आ जाएगा? 6 में 4 गए तो कितने? 2, 360 आ गया। n बराबर 8 है, मैंने 8 का बनाया ना, तो 4 में 8 में 4 गए 4, तो 18 चौक 72, 720 आ गया। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है भैया। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। मिटा रहा हूँ ये तारा को, थोड़ी देर के लिए सितारा के पास भेज देते हैं, बंद कर देते हैं तारा को, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है भैया। ये तारा है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं, वो क्या है? 2D के लिए 2D, अब मेरा यहाँ से 2D का आज जो है वो खत्म हो गया। आज से 2D की 2 क्लास में क्वेश्चन मिलूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन छाटने वाला हूँ। 2 क्लास आपको क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा कि किस प्रकार के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, किस प्रकार से मुझे तैयारी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं कि यदि 2D कोई भी आकृति है, उसकी आकृति की कोई भुजा x% बढ़ा दी जाए तो उसका परिमाप भी x% बढ़ेगा। यदि भुजा मेरी x% बढ़ा दी जाए, भुजा x% बढ़ा दें या घटा दें तो परिमाप भी, पेरीमीटर भी x% बढ़ेगा या घटेगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है, मेरा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे हम। पॉइंट नंबर 2, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं x% बढ़ा दें या घटा दें तो विकर्ण पे भी फर्क पड़ेगा। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा x% या तो घटा दो या बढ़ा दो तो विकर्ण पर भी, विकर्ण x% या तो घटेगा या बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है, अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि r त्रिज्या के पहिए द्वारा, r त्रिज्या है, त्रिज्या r है और एक पहिया है, उसके द्वारा दूरी चली गई d, दूरी चली गई d, तो उस दूरी में उसने कितने चक्कर लगाए, यानी चक्कर है n। तो n का फॉर्मूला बनता है d/2πr, 2πr, ये आपको याद रखना है भाई। नंबर 4 आपसे कहाँ पे इस 2D में एक चीज और पूछी जा सकती है, वो क्या है वो बता दें आपको कि यदि किसी भी, ध्यान देना, यदि आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, यदि किसी भी आयत की या चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई x% और y% बढ़ रही हैं, दोनों बढ़ रही हैं, ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, तो उसका एरिया पे जो फर्क पड़ेगा, ध्यान देना, वो पड़ेगा x + y + के xy/100, इतना प्रतिशत आपके फर्क पड़ने वाला है, ध्यान देना। लेकिन अगर इसकी लंबाई को घटा रहा है वो, अगर लंबाई को इस बार घटा रहा है, x% भी घटाया और y% भी घटाया, तो एरिया पे जो फर्क पड़ेगा, एरिया उस पे जो फर्क पड़ेगा वो होगा x + y - के xy/100, इस पे मेरा फर्क पड़ने वाला है। ये आपको याद
रखना है। ठीक है, और हम आगे आपको कुछ बातें बताते रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है भैया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन बनता है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इसका मतलब यदि मैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लूं तो उसका योग कर दूं तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो पहला अगर मैं सर्किल वन में बात करूं तो r बराबर कितनी है, 7 है, r बराबर 7। तो इसका एरिया अगर निकालूं, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया तो 7 दूनी 14, 7 एक कम बचे 1, 7 दूनी 14 1 15, तो इसका एरिया तो 154 आया। अगर C2 की बात करूं जिसमें r बराबर कितना 24 है, r बराबर 24 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको एक बात और, अगर मैं इसको 154 नहीं कराऊं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन इसको हम 49 पाई भी लिख सकते हैं, आगे याद आएगा। अब r बराबर 24 है तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आने वाला है, 24 गुणा 24 इंटू पाई यानी 576 पाई। अब इसने कहा जो C आएगा C3 उसका एरिया C1 का एरिया प्लस C2 का एरिया मिला के आएगा। तो C1 और C2 का एरिया जरा हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 पाई। बहुत अच्छे, तो हमें C3 का क्या निकालना है भैया, C3 की हमें त्रिज्या यानी पाई r स्क्वायर, कौन सा r3 है और ये है 625 और जिसका है पाई से पाई कैंसिल होगा तो r किसका स्क्वायर होता है, r3 किसका 25 का, तो r3 किसका आ गया भाई 25 की वैल्यू आ गई r3, यानी दोनों को अगर जोड़ें तो 25 आने वाला है, दोनों को अगर जोड़ें तो 25 आने वाला है। समझ में मेरी बात आ गई। अगर इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आने बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले का स्क्वायर करना है यानी 7 का स्क्वायर प्लस के 24 का स्क्वायर और बराबर कर देना है जो भी मेरा आ रहा है x का स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे कितना है 625, किसका स्क्वायर 25 का, तो ये किसकी है r, मेरा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी r तीसरा। तो हम इसको इतनी जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो, अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वास्तविक त्रिज्या, इसको मैं आपको भाई बिल्कुल प्योरली तरीके से बताऊंगा, समझना एडवांस में समझना जरूरी होता है हमारा कि प्योर कैसे करते हैं। क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है कब, जब हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाते हैं। यानी अगर पहले मेरा पाई r स्क्वायर है, वृत्त का पाई r स्क्वायर था, लेकिन अब कितना है मेरा, अब है पाई ब्रैकेट में r प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर ही 22 सेंटीमीटर को बता रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अंतर ही तो है, बढ़ना घटना अंतर ही होता है। अब इसको करते हैं पाई, हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा r स्क्वायर प्लस के, एक और प्लस के 2r, और इधर जो माइनस में चल रहा है मेरा वो पाई r स्क्वायर चल रहा है। अब इस पाई के अंदर गुणा कर लेंगे तो पाई r स्क्वायर प्लस के 2 पाई r माइनस के पाई r स्क्वायर और बराबर में 22 चल रहा है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, समझ में बात आ रही है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2 पाई r और पाई बचा, 2 पाई r और पाई मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस 2r बराबर 22/7। अगर मैं 22 ओनली, अगर मैं इसकी वैल्यू 22/7 रख दूं, 22/7 और यहाँ पर क्या बचा मेरा 1 प्लस 2r बराबर, इधर 22 है, 22 से 22 शहीद हो गया तो 1 प्लस 2r बराबर 7 हो गया। तो r बराबर कितना होगा, 2r बराबर इधर माइनस हो जाएगा 6, तो r बराबर कितना होगा 3। तो r पहले मेरी 3 सेंटीमीटर थी, तभी तो मेरा एक। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, क्यों टेंशन पाल लो, यही पूछा है तो इसकी बात करो। ये 12वीं इंटर हाई स्कूल 10th की नहीं है कि प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार मैदान का परिधि 36। तो क्या तुम्हारे माइंड में बेल नहीं बजी तुरंत, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है 36/7 r, और यही इसने क्या दे रखा है, इसकी परिधि का वैल्यू दे रखा है कितना 36 आंसर। तो आपको त्रिज्या बनानी, इसके बराबर 36 है, 36 से 36 कट गया, r बराबर 7 आ गया। क्या करने की जरूरत है, कछु नहीं। नेक्स्ट, किसी अर्धवृत्ताकार परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल के बराबर है। यानी अर्धवृत्ताकार परिमाप क्या होता है 36r/7, और यही मेरा एरिया है, उसके
क्षेत्रफल के मान के बराबर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। भाई दोनों संख्यात्मक बराबर है तो इसका व्यास क्या होता है? आर का 2 गुना कर दें और जिसको डी कहते हैं ये हमारा व्यास होता है। बहुत अच्छे। अगर इसे मैं यहाँ से सोल्व करना चाहूँ तो क्या होने वाला है? ये आर से आर कैंसिल, बहुत अच्छे। अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 36/7 और इधर चल रहा है मेरा क्या 22/7 गुणा आर बटे 2। 7 से 7 कैंसिल, इससे 11 बार कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर 36/11। 36/11 हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि आपको डी बताना। डी, वो डी क्या होगा? 2r, यानी d बराबर 2r और d होगा 36 दूनी 72/11। 72/11। अब करेंगे इसको ऐसे भी, 11 छिक्का 66 बचे 6/11। इतना भी आ सकता है भाई, मीटर सेंटीमीटर फलाना मीटर ढिमका मीटर, जो भी यूनिट दी हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धवृत्ताकार फिर आ गया भाई। अब मैं आपके सारे 2D में टॉपिक करा चुका हूं। कल से आपके क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, लाजवाब क्वेश्चन, एकदम मजेदार। अर्धवृत्ताकार आकार की खिड़की है, ठीक है भैया। इसका व्यास कितना है? 98, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 98 है। तो ये हो जाएगा मेरे यहाँ से यहाँ तक का कितना आधा होता है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, 49, ठीक है। तो इसका परिमाप, अरे बाबा रे, परिमाप पूछा है। परिमाप होता है 36r/7। 36/7 गुणा r, 49 गुणा 7 कर देंगे, 7 7 49 गुणा कर दो फटाफट, कितना आएगा? 7 7 49 की गुणा करेंगे, 7 6 42 बचे 2, 7 21 और 4 25, 252 आंसर आ गया परिमाप। बस सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं। नेक्स्ट, किसी अर्धवृत्ताकार आकार क्षेत्र का परिमाप यानी 36r/7 बराबर 18 है। बहुत अच्छे। r बराबर यहाँ से निकल के आएगा, ये इसको 2 बार काट देगा और 2 बराबर यानी r बराबर 7/2। और क्या पूछा? त्रिज्या है। अरे यार क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, क्या मजा आया है। 7/2, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने स्क्रीन पर है। टिंग टिंग टिंग, क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा, एक वृत्ताकार सड़क की किसी वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ बनाई गई। अच्छा, एक वृत्ताकार सड़क किसी वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ, पहले एक मैदान था उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार सड़क बना दी गई। यदि बाह्य और आंतरिक त्रिज्या की परिधि के बीच का अंतर, बाह्य और आंतरिक वृत्त की परिधि के बीच का अंतर 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करो। बाबा बाबा रे बाबा, इसने एक बात कह दी कि आंतरिक और बाह्य परिधि, यानी अगर मैं आंतरिक परिधि लूं, परिधि होती है 2πr, तो इसकी होगी 2πr और इसकी होगी, इसकी लिख देते हैं 2πR। अब दोनों का अंतर लेते हैं, 2πr और कॉमन ले लिया, -r बराबर 66 डिग्री है। तो अगर मैं लूंगा 2 × 22/7 और ये कैपिटल R में से R गया, 66 बचा, 22 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई? 66 3 बार। तो यहाँ से एक चीज का पता लगा मुझे, r - r बराबर 7 या 21/2 आया, बिल्कुल 21/2। अब पूछा क्या है? सड़क की चौड़ाई बताओ। या सड़क की चौड़ाई तो यही होती है कि अगर मैं कैपिटल R में से स्मॉल r घटा दूं तो 21/2 ही तो आएगा। यही आपसे पूछा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज की भुजा कितनी है? भुजाओं की संख्या कितनी है? यदि आंतरिक कोणों के 1260 है। भाई मैंने बताया था बहुभुज की आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180, n - 2 × 180। भुजा मुझे पता नहीं है और ये योग का फॉर्मूला, योग दे रखा है 1260, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से काटेंगे 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये कितनी बार कट गए? 7 बार। और n इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 + के 7, 7 बार कट गया ना। हाँ, कितना आ गया? 9। तो वेरी सिंपल आंसर आ गया, n बराबर 9 है तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 1260 डिग्री होगा। समझ में बात आई या नहीं आई आपके? आई एम सॉरी, उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात। अच्छा जी, देखो आंतरिक कोण होता है इंटरनल, एक्सटर्नल, ये 7 है
ये 8 है। आपको पता है अगर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जोड़ दिया जाए तो 180 होता है, बट यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है। यूनिट लेंगे इसको तो कितना 180 माना मैंने, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 एक 8, 8 दूनी 16, बच्चे कितने भाई 2, बिल्कुल 20 हो गया। 8 दूनी 16, बच्चे 4 पॉइंट लगा, 8 पंजे 40, तो 1 यूनिट का मान 22.5 डिग्री आया, 22.5। उससे पूछा कि इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अगर मुझे बाह्य कोण मिल जाए, एक कोण बाह्य, क्योंकि बाह्य हमारा 360 होता है, तो मैं पता लगा लूंगा एक जो इंटरनल कोण है वो है मेरा 22 पॉइंट, क्योंकि 1 यूनिट है 22.5। अगर इसको 360 से भाग कर दिया जाए तो मेरा सारी भुजाएं निकल जाएंगी, क्योंकि n बराबर होता है, n बराबर 360 बटे एक एक्सटर्नल एंगल कितना होता है। अब पॉइंट से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दी, 25 से काटेंगे 25 निम्मा 225, और 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 11, 25 चौका 100, 25 चौका 100। इसे काटेंगे किससे, 9 से, 9 एक कम 9, बच्चे कितने 5, 9 चिक्का 54, तो 16 भुजाएं हैं उसकी, भुजाओं की संख्या 16 होगी। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके समान क्षेत्रफल लगने के लिए क्षेत्रफल में चौड़ाई में कितने % कमी की जानी चाहिए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करते हैं। तो अगर क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है, सेम है, ऑन है, वो वाला समान है जो माइंड में आ रहा, तो हमारे समान इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हैं हम आपकी बातों को। कहाँ है 60%, ध्यान देना, अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, ये है लंबाई और यहाँ करनी है चौड़ाई, ठीक है। 60% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर वृद्धि कमी बताता हूँ, 3/5, 3/5, यानी ये हमारा 5 से बढ़ के 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन अब मुझे उतना ही रखना है, यानी 8 से कितना करना है 5 पे जाना है, तो कितने की कमी हुई इस बार 8 की, 3 की, किस पर 8 पर, इस बार 8 की कमी हुई। परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो 3 परसेंटेज का चिन्ह, तो 300/8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, बच्चे कितने भाई 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, तो आंसर आ गया 37.5% का मुझे प्रतिशत में लंबा चौड़ाई में कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही क्वेश्चन पहिए वाला, किसी पहिए का व्यास बोल दो डी, डी कितना दिया 0.14 मीटर, और इसको दूरी कितनी चलनी है 400, डिस्टेंस, और ये डी है 2r दे देंगे इसको, और ये दूरी इसमें क्योंकि डी बराबर दूरी होती है 440 मीटर। तो चक्कर का फॉर्मूले पे आते हैं जल्दी से फटाफट। चक्कर का फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा चक्कर का फॉर्मूला, ठीक है भाई, चक्कर का फॉर्मूला ये रहा, यानी क्या है d/2πr। अब मैं आपको दिखाता हूँ d/2πr कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देना, हाँ d/n बराबर d/2, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है पीछे जाकर खुद चेक करो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ d/2πr, यानी अब 2r की वैल्यू तो आपको दी हुई है कितनी 0.14 मीटर, तो यहाँ पे आप सीधा फॉर्मूला भाई देख लेना, समझना नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना। d बराबर 440 मीटर दिया है, 2π की वैल्यू 0.14 है, और इसकी वैल्यू रखेंगे 22 बटे ऊपर पहुंच जाएगा 7, पॉइंट हटाएंगे, गुणा करेंगे 1 2 2 जीरो लगा देंगे। अब इसे 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो यहाँ कितना आया 1 जीरो लगा दे। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे कितना आ गया 2 20 आ गया। तो 10 की गुणा 100 में करेंगे तो 1000, तो ऐसे ऐसे 1000 चक्कर लगाएगा आपका ये कबूतर, मतलब आपका ये पहिया, ताकि ये पूरी दूरी पूरी दूरी तय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आज मजा आया होगा, कल से आपको इतना मजा आने वाला है कि हाँ लगेगा 2D नथिंग, कुछ नहीं है। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर उससे भी ज़्यादा करें दोस्तों, और तब तक के लिए बाय। हम आपको नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।